नलको या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है जिसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। कंपनी वर्ल्ड की लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिना की, बॉक्साइट की, और इनका एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है जहां एंटायर प्रोडक्शन वैल्यू चेन जैसे बॉक्साइट माइनिंग, एल्यूमिना रिफाइनिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग और पावर जनरेशन एक ही कॉम्प्लेक्स में होता है। कंपनी इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व अर्निंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी भी है। एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन एक बहुत ही हाई एनर्जी डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाला प्रोसेस है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत कम प्लेयर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है न्यू प्लेयर्स के लिए। इसके साथ ही कंपनी जैसे डायरेक्टली एल्यूमिनियम और एल्यूमिना की सेल से प्रॉफिट करती है, तो ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम का प्राइस चेंज से कंपनी के इबिड्डा पे डायरेक्ट हिट पड़ता है। 1% इंक्रीज एल्यूमिनियम के प्राइसेस का असर 2% इंक्रीज होता है इबिड्डा पर, और 1% इंक्रीज एल्यूमिना के प्राइसेस पे 1% इबिड्डा भी इंक्रीज होता है। करंटली एल्यूमिनियम का प्राइस 13 ईयर्स हाई पे चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी अच्छे खासे मुनाफे में है और इसका असर आप इसके शेयर प्राइस पे साफ साफ देख सकते हैं। कंपनी को इंडिया रेटिंग्स ने IND A1 प्लस रेट किया है फॉर शॉर्ट टर्म और AAA विद स्टेबल आउटलुक रेट किया है फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। वेलकम टू फैंटास्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम नेल्को की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इनका बिजनेस परफॉर्मेंस, इन डेप्थ फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री एनालिसिस और भी बहुत कुछ। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनकम ब्रेकअप से। तो 68% कंपनी की इनकम मेटल को सेल करने से आती है, जो कि फाइनल मेटल होता है एल्यूमिनियम। वहीं ऑलमोस्ट 29% रेवेन्यू आता है एल्यूमिना सेल करने से। 3% आता है अदर इनकम से, जहाँ पे इन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स या फिर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। वहीं अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है पावर और फ्यूल का, जो कि 34% कॉन्स्टिट्यूट करता है। एल्यूमिनियम की प्रोसेस एक बहुत ही पावर इंटेंसिव प्रोसेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये इतना बड़ा अमाउंट आपको एक्सपेंडिचर में देखने को मिल रहा है। सेकंड पे आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब एम्प्लॉयज़ की सैलरी। उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस, जो कि लॉजिस्टिक्स और शिपिंग वगैरह के मोस्टली होते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन, क्योंकि बहुत हैवी मशीनरीज यूज़ की जाती हैं इस प्रोसेस में, उसका भी डेप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और सिर्फ 17% होता है रॉ मटेरियल। चलिए कंपनी की 5 ईयर परफॉर्मेंस देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बॉक्साइट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने बॉक्साइट का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही रहा है, कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। 2018 से 2019 के बीच में ज़रूर इंक्रीज हुआ था, लेकिन उसके बाद से ये फ्लैट ही है। एल्यूमिनिया हाइड्रेट में अगर आप देखेंगे तो 2021 में ये डिक्लाइन हुआ था और उसके पहले ये फ्लैट था। एल्यूमिनियम का अगर आप प्रोडक्शन भी देखेंगे तो ये पिछले 2 सालों में एकदम फ्लैट है, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज देखने को नहीं मिला। जबकि पहले से कंपेयर करें तो ये डिक्रीज हुआ है। पावर आउटपुट भी अगर देखें, जो कि ऑलरेडी कैप्टिव पावर आउटपुट है, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही है। विंड पावर भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, बहुत ही छोटा सा नंबर है। एक्सपोर्ट्स फिगर्स में अगर देखें तो कोविड के कारण एल्यूमिना का एक्सपोर्ट काफ़ी कम हुआ था पिछले सालों के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम का देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत कम कंजम्पशन हुआ था और उसको कंपनसेट करने के लिए इन्होंने एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। डोमेस्टिक सेल्स में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिना की बहुत कम हुई थी, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी। सेम चीज़ आपको एल्यूमिनियम पे भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत कम सेल हुई थी और ओवरऑल ट्रेंड भी काइंड ऑफ फ्लैटिश है। तो पूरा का पूरा 5 ईयर परफॉर्मेंस इनका फ्लैटिश ही है, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज देखने को नहीं मिला। 10 ईयर परफॉर्मेंस भी अगर देखें तो 2012 से लेकर 2019 तक कंटिन्यूसली इनके इनकम इंक्रीज हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये ऊपर नीचे पूरे टाइम होता रहा। ये क्यों होता रहा? क्योंकि एल्यूमिनियम का जो ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस है, जैसे ही वो फ्लक्चुएट होता है, इनका नेट प्रॉफिट डायरेक्टली उससे फ्लक्चुएट हो जाता है, जैसा कि अपन ने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। 2020 में कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हिट हुआ था और इनका रेवेन्यू बहुत कम हुआ और नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही हुआ था पिछले सालों के कंपैरिजन में। 2021 में काफ़ी अच्छा रिकवर किया इन्होंने, लेकिन फिर भी अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये 1700 से ऊपर अभी तक किसी भी साल में नहीं जा पाया है। चलिए अब कंपनी का प्रेजेंस देखते हैं इंडिया में। तो कंपनी के दो बॉक्साइट माइंस हैं, दोनों ही पंचपतमली उड़ीसा में प्रेजेंट हैं। पहला वाला नॉर्थ और सेंट्रल ब्लॉक है, जिसकी कैपेसिटी 68 लैक्स टन्स पर ईयर की है और उस माइन की लीज वैलिडिटी 2032 तक की है। वहीं दूसरा जो ब्लॉक है वो है साउथ ब्लॉक, जिसकी कैपेसिटी 31.5 टन्स पर ईयर की है और उसकी भी लीज वैलिडिटी 2029 तक की है। एल्यूमिनिया रिफाइनरी भी दमन जोड़ी में है, जो कि अगेन उड़ीसा में आता है, जिसकी कैपेसिटी 21 लैक्स टन्स पर ईयर की है। स्मेल्टर कैपेसिटी भी इनकी 4.6 लैक्स टन्स पर ईयर की है और पोर्ट फैसिलिटी भी जो इनकी मेजर विशाखापट्टनम में है वो भी 14 लैक्स टन्स पर ईयर की है, जहां से ये एल्यूमिना
को एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी का अगर ग्लोबल प्रेजेंस देखें तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि कंपनी लगभग ग्लोबली हर कंट्री को या तो एल्यूमिना एक्सपोर्ट करती है या फिर एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करती है। आप चाहें तो इसे पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं कि कंपनी कहाँ पे क्या चीज़ एक्सपोर्ट करती है और इनके टेक्नोलॉजी एसोसिएट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं। चलिए कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स पे डिस्कस करते हैं। तो कंपनी को रिसेंटली 2 कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए गए हैं इनके पावर जनरेशन के लिए। तो ये दोनों ही 2 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी के हैं और ये माइनिंग इनकी स्टार्ट होगी 2024 से। कंपनी एक फिफ्थ स्ट्रीम ऑफ एल्यूमिना रिफाइनरी भी सेटअप करने वाली है जिसकी कैपेसिटी 1 मिलियन टन्स पर एनम की होगी और उसको मिला के टोटल कैपेसिटी 3.275 मिलियन टन्स पर एनम की हो जाएगी। इसके लिए कंपनी ने कैपेक्स रखा है 6400 करोड़ का। इनके पोटोंगी बॉक्साइट माइंस में अपनी इंक्रीज कैपेसिटी के लिए ये माइनिंग स्टार्ट करेंगे ऑलमोस्ट 2025 से। तो अभी 3 साल हैं जब तक इनके प्लान्स रियल में एक्टिवेट होंगे। वहीं विंड पावर के लिए भी इन्होंने 163 करोड़ का कैपेक्स रखा हुआ है। कंपनी के अगर अदर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो गुजरात अल्करीज के साथ इन्होंने 40% का जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश किया है जिससे 2.7 लाख टन्स पर एनएम का कॉस्टिक सोडा प्लांट ये सेटअप करेंगे और 130 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट भी सेटअप करेंगे। उसके लिए 276 करोड़ का कैपेक्स एलोकेट किया गया है। एक एल्यूमिनियम पार्क भी प्रमोट किया जाने वाला है जिसके लिए 16.22 करोड़ एलोकेट किए गए हैं और बाकी के भी आप इनके छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस में हैं और कब तक कमीशन होने वाले हैं। जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था, एल्यूमिनियम के प्राइस इंक्रीज होने से कंपनी के एबिटा पे डायरेक्ट हिट पड़ता है और अभी एल्यूमिनियम के प्राइसेस 13 ईयर्स हाई पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि जैसे जैसे एल्यूमिनियम के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं इनका जो एबिटा है ये भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली इनके एबिटा में बहुत अच्छा मार्जिन देखने को मिला है। चलिए अब एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। एल्यूमिनियम अर्थ का थर्ड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद। मेटल्स में आयरन से भी ज़्यादा अबंडेंट है एल्यूमिनियम और सेकेंड मोस्ट यूज्ड मेटल है आयरन के बाद। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का आफ्टर चाइना एंड रशिया। एल्यूमिनियम को जब बॉक्साइट ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है जबकि उसका फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी भी यूज़ नहीं होती इसके रिसाइकलिंग में और ये अनलिमिटेड टाइम्स रिसाइकिल किया जा सकता है। इंडिया में एल्यूमिनियम का पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 2.7 केजी है जो कि ग्लोबल एवरेज 11 केजी से बहुत कम है और एक बहुत बड़ा हेडरूम शो करता है। इंडिया में इतना कम यूज होने के बाद भी एल्यूमिनियम 2% कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का, जो कि थर्ड है आफ्टर स्टील जो 12% कंट्रीब्यूट करता है और सीमेंट जो 9% कंट्रीब्यूट करता है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई दोनों ही लगभग 2.5 से 3% से ग्रो हुई है पिछले कुछ सालों में और इसी रेट से ग्रो होने के प्रोडिक्शंस भी हैं। चाइना अकेले वर्ल्ड का लगभग 54% एल्यूमिनिया प्रोड्यूस करता है, 57% एल्यूमिना कंज्यूम भी करता है। गिनी एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे एक बहुत बड़ी साइज की बॉक्साइट माइन मिली है और वो भी वर्ल्ड का 25% बॉक्साइट प्रोड्यूस कर रहा है। बॉक्साइट ओर का अब ओवर सप्लाई हो गया है जबकि डिमांड बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रही। इंडिया में 100% एफडीआई अलाउड है माइनिंग में जो कि नॉन फ्यूल और नॉन एटॉमिक मिनरल्स की है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में इंडिया का एल्यूमिनियम कंजम्पशन डबल करने का एक्सपेक्टेशंस है अगले साल तक और पर्सनली मुझे लगता है इंडियन रेलवेज में जिसमें सभी टाइप की रेल्स और ट्रेन्स आती हैं जैसे मेट्रो आरआरटीएस और नॉर्मल ट्रेन्स, उनमें अब एल्यूमिनियम के कोचेस यूज़ होना स्टार्ट हो रहे हैं और जल्दी ही इंडियन रेलवेज अपने सभी कोचेस को एल्यूमिनियम कोचेस से रिप्लेस करना स्टार्ट कर सकती है जो एल्यूमिनियम की डिमांड को बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा पुश दे सकता है। कुछ थ्रेट्स या रिस्क की बात करें तो दो सबसे बड़े थ्रेट हैं। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एक मैसिव पावर इंटेंसिव प्रोसेस है और रॉ मटेरियल से डबल एक्सपेंस एनर्जी का होता है। लगभग हर कंपनी एंटायरली कोल पे डिपेंडेंट है इस पावर जनरेशन के लिए। कुछ टाइम पहले ही इंडिया में कोल क्राइसिस हो गई थी और फ्यूचर में भी ये होने के बहुत हाई चांसेस हैं। प्लस कोल अपने आप में एक पॉल्यूटिंग फ्यूल है और धीमे धीमे खत्म हो रहा है, तो इस पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। दूसरा थ्रेट है लैंड, एयर और वाटर पोल्यूशन। जी हाँ, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में ये सब भर भर के होता है और ये एक रीज़न है कि कई कंट्रीज़ ने अपने एल्यूमिनियम प्लांट्स बंद कर दिए और अब डेवलपिंग कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। चलिए कंपनी की क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पे एक नज़र डालते हैं। तो पिछले 5-6 क्वार्टर से कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और साथ ही नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये एक ही वजह से हो रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम के प्राइसेस 13 ईयर्स हाई पे चल रहे हैं। जैसे ही ये प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे या फिर कम होंगे, कंपनी के नेट प्रॉफिट पे डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा। एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे अगर नज़र डालें तो रेवेन्यूज 4.2% के सीएजीआर से पिछले 5 सालों में ग्रो हुए हैं जो कि बहुत कम है। वहीं अगर आप
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो ये अच्छे खासे 13.2% के CAGR से ग्रो हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अगर नज़र डालें तो ये सिर्फ 2.1% के CAGR से पिछले 5 सालों में ग्रो हुए हैं, और पिछले 3 साल के CAGR देखें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव -13.6 पे स्टैंड करता है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो 5 ईयर CAGR का, क्योंकि पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, उस वजह से 10.5% के CAGR पे स्टैंड करता है। लेकिन अगर आप 3 ईयर्स का CAGR देखें तो ये भी सिर्फ 1.1%, वो भी नेगेटिव पे स्टैंड करता है। EPS अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है 18.5% के CAGR से पिछले 5 सालों में। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट पे एक नज़र डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल से। तो कंपनी ने 2 बार बायबैक किया है, एक 2021 में और दूसरा किया है 2019 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेयर्स कम हुए हैं। रिजर्व्स और सरप्लस की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही रहे हैं पिछले 5 सालों में, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज सिग्निफिकेंट देखने को नहीं मिला। करंट लायबिलिटीज़ पे अगर नज़र डालें तो ये करंटली 2000 करोड़ पे स्टैंड करती हैं। वहीं अगर करंट एसेट्स देखें तो ये डबल से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिक्स एसेट्स की अगर बात करें तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी बड़े नंबर पे है, लेकिन मेंटेन्ड है और बहुत ज़ोरों से नहीं बढ़ रही। चलिए अब कैश फ्लोज़ की बात करते हैं। तो नेट कैश फ्लोज़ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2021 में बहुत अच्छे नंबर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं अगर आप 2020 में देखें तो ये नेगेटिव में हुआ था और नेट प्रॉफिट बहुत ही कम था। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अगर देखें तो लगभग 1400 करोड़ के आसपास का नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि टोटल इनके प्लांट्स और इक्विपमेंट्स की में इन्वेस्ट किया गया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर देखें तो -600 करोड़ का है, जो कि डिविडेंड और बायबैक में यूज हुआ था। नेट कैश फ्लो अगर आप देखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे तो कंपनी के पास 213 करोड़ रुपीस का कैश अभी करंटली प्रेजेंट है, जो कि हिस्टोरिकली हाईएस्ट है पिछले 5 सालों में। चलिए अब नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट रेशियोज पे और स्टार्ट करते हैं पर शेयर रेशियोज से। तो 2021 में क्योंकि बहुत अच्छे प्रॉफिट के कारण सारे ही रेशियोज पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे ग्रो हुए हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये कोई भी एक ट्रेंड सिग्निफाई नहीं करता। किसी ईयर अच्छे नंबर्स देखने को मिलते हैं और किसी साल बहुत कम। ये पूरा का पूरा गेम प्ले एल्यूमिनियम के प्राइजेस पे है, जो कि ग्लोबल मार्केट डिसाइड करता है, ना कि कंपनी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी अगर देखें तो इस साल काफ़ी अच्छे नंबर्स अपने को देखने को मिलते हैं। कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। पीबीडीआईटी, पीबीआईटी और पीबीटी और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हेल्दी नंबर पे देखने को मिलते हैं पिछले सालों के कंपैरिजन में। ऑल्दो 2019 और 2018 में ये नंबर्स और भी ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। आरओई और आरओसीई भी देखें तो इस साल काफ़ी अच्छे नंबर पे देखने को मिल रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियोज में अगर देखें तो क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है अभी, तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। डिविडेंड पे आउट अगर हम देखें 24.17% का डिविडेंड इन्होंने पे आउट किया था इस साल। वहीं कैश अर्निंग रिटेंशन रेशियो अगर देखें तो ऑलमोस्ट 75.83% का कैश अर्निंग रिटेंशन है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वैल्यूएशन रेशियोज अगर देखें तो एंटरप्राइज वैल्यू, क्योंकि शेयर प्राइस कंपनी का बहुत तेज़ी से भागा है पिछले कुछ टाइम में, तो एंटरप्राइज वैल्यू बहुत ज़्यादा पिछले सालों के कंपैरिजन में बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। ईवी बाई EBITDA अगर देखें तो ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड नोटिफाई कर रहा है। रिटेंशन रेशियो 65% पे है, जो कि बहुत अच्छा नंबर शो करता है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखें तो ये बहुत ही कम है और बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड शो करता है। जनरली मेटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास फिक्स एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए अब नैल्को को हिंडाल्को और वेदांता से कंपेयर करेंगे। ऑल्दो ये फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि हिंडाल्को और वेदांता और भी मेटल्स में डील करते हैं, जबकि नैल्को सिर्फ एल्यूमिनियम में ही डील करता है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो नैल्को बहुत ही छोटी कंपनी है कंपेयर टू हिंडाल्को और वेदांता। पीई रेशियो अगर देखें तो सबसे चीप वैल्यूएशन पे नैल्को ही दिखाई दे रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो 2.06 पे है, जो कि ऑलमोस्ट बराबर है बाकी की दो कंपनी से। आरओई अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड बेस्ट है इन तीनों में, सबसे अच्छा वेदांता का है। 1 ईयर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, तीनों ही मेटल कंपनीज बहुत तेजी से भागी हैं, लेकिन नैल्को सबसे ज़्यादा तेज था। नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी देखें तो सबसे छोटी कंपनी क्योंकि नैल्को ही है, तो सबसे कम नेट प्रॉफिट भी नैल्को का ही है। अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो सबसे अच्छा नैल्को और वेदांता का ही है। डेट टू इक्विटी के मामले में नैल्को क्लियर कट विनर है, इसके पास कोई भी डेट नहीं है, जबकि हिंडाल्को और वेदांता के पास बहुत ज़्यादा डेट है। सुपर इन्वेस्टर्स की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जी ने 2 क्वार्टर्स पहले 300 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं और 1.36% का स्टेक होल्ड करते हैं। चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 51.28% कंपनी का होल्ड करती है और कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है। FIIs 13.3% होल्ड करते हैं, वहीं DIIs 10.38% होल्ड करते हैं। पब्लिक के पास 25.03% की शेयर होल्डिंग है। वहीं कुछ एक FIIs ने इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अपना स्टेक डिक्रीज किया है। वहीं DIIs ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, बहुत ही मार्जिनली। चलिए अब कंक्लूड करते हैं।
अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नैल्को के पास पूरी एक वैल्यू चेन है बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम बनाने की। कंपनी एल्यूमिना भी एक्सपोर्ट करती है और एल्यूमिनियम भी एक्सपोर्ट करती है, बट कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं करती। वैल्यू ऐड करती हैं वो कंपनीज जो एल्यूमिनियम की शीट्स या नगेट्स को बाय करके उसके अप्लायंसेस या एंड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इसी वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकती और ग्लोबल प्राइसेस को ही फॉलो करना पड़ता है। कंपनी के पास मोट है वर्ल्ड की लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिना की, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है। जैसे हमने इंडस्ट्री एनालिसिस में डिस्कस किया, इंडिया में एल्यूमिनियम की बहुत ज़्यादा डिमांड एक्सपेक्टेड है और नैल्को एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, लेकिन उसके साथ ही कोल और एनवायरनमेंट पोल्यूशन का थ्रेट भी बहुत बड़ा है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंपनी एक डिविडेंड बेस्ड कंपनी है और सस्ते दामों पे खरीद के डिविडेंड एंजॉय करने के पर्पज से काफ़ी अच्छी है। फ्यूचर में एक्सपोनेंशियली शेयर प्राइस में इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसे 6 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है नैल्को के फ्यूचर के बारे में और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं। थैंक यू।